प्रिय मित्रों नमस्कार। आज लेखन का प्रश्नोत्तरी का ये आखिरी चैप्टर आपका रह गया था, ये करा दूँ। 2 दिन इसकी टाइपिंग और एडिटिंग में ही लग गए क्योंकि घर आ कर के और समय नहीं लग पाता, तो इसलिए 2 दिन लेट हो गया। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य और मुख्य तथ्य। इसके बाद में आपकी रचनाएं रहेगी और जो विलोम शब्द, पर्यायवाची और अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, ये कुछ चैप्टर रह गए। इन्हें सिर्फ मैं समझा दूंगा, याद आपको ही करने पड़ेंगे। आप पर जो भी बुक हो उससे आप याद कर लेंगे, ठीक है। बस इतना समझा दूंगा किस तरीके से आप ऑप्शन देख सकते हैं, काट सकते हैं और अपना सही उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के मुख्य तथ्य। सबसे पहला काल जो निर्धारण किया गया वो आदिकाल निर्धारण किया, जिसके 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इसे निर्धारित किया गया, ठीक है। सभी कालों के नामकरण का जो श्रेय गया वो जॉर्ज ग्रियर्सन को गया। जॉर्ज ग्रियर्सन को आप पहले से ही पढ़ते आए कि इन्होंने ही बाद में आकर के सभी चीज़ों का वर्गीकरण करा, काल का, भाषा का, ये पहले सर्वेक्षक थे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के कालों का नामकरण का श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण नाम है, इसे आप पूरी तरीके से याद रखें। आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने। ये याद रखेंगे किस काल को क्या नाम किसने दिया। तो चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने। देखिए पै सब प्रारंभिक है और पै में ही मैं शब्द आ रहा है, मिस्र बंधु, पै फै बै भै मैं, ठीक है। मिस्र बंधु ऐसे भी इसे याद रख लेंगे, ठीक है। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। एस और आर, यहाँ क्या था? पी, पै और मैं, ठीक है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। इनका नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि ये वर्तनी में भी आता है, तो इसे अच्छी तरीके से देख लेंगे कैसे लिखा हुआ है, राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बीज वापन काल, ये काल है, बीज वापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदि या आदिकाल या वीर गाथा काल, मतलब आदिकाल में जो है वीर गाथा ज़्यादा थी, वीर रस का ज़्यादा हुआ, जैसे पृथ्वीराज राजवी इसी में लिखी गई। तो ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल भी कहा। अब संधि काल या चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल की जो प्रबंधात्मक कृति है, मैनेजमेंट कृति, वो रासो काव्य है, कीर्ति लता है और कीर्ति पताका है, ये इनकी मेन है। इसी तरीके से इसमें आदिकाल में रचनाएं होती थी। विद्यापति जी ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में की? कीर्ति लता और कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? विद्यापति जी, और इन्होंने अवहट्ट भाषा में लिखी, इन्हें ही मैथिली कोकिल कहा गया। पदावली की रचना किस भाषा में है? मैथिली में, और मैथिली कोकिल इसी रचना के कारण पदावली के विद्यापति जी को मैथिली कोकिल कहा गया, ठीक है। आदिकाल की शैली क्या थी? डिंगल और पिंगल। देखिए डिंगल जो जुड़ी हुई वो राजस्थानी भाषा से जुड़ी हुई, ये प्रश्न मेरे सामने एक बार आया हुआ है, तो इसे आप पूरी तरीके से याद रखेंगे। और पिंगल जो है वो छंद का दूसरा नाम है, पिंगल जो है वो छंद का दूसरा नाम है। तो आदिकाल की शैली क्या थी? डिंगल और पिंगल, ठीक है। अपभ्रंश में चौपाई छंद में कितनी मात्राएं थी? अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश में चौपाई छंद में कितनी मात्रा थी? 15। और हिंदी में हम कितनी पढ़ा है? 16। छंद में हमने पढ़ा भी है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं चौपाई छंद। पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है? ये एक अर्ध प्रमाणिक रचना है, कथानक रूढ़ियों का कोष। कथानक रूढ़ियों का मतलब है इसमें अतिशयोक्ति बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक अतिशयोक्ति पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में ये भी लिख रखी चंद्रवरदाई जी ने कि कई कई हाथियां एक साथ लड़ते थे फिर भी पृथ्वीराज चौहान जीत जाते थे, और हाथी को उठा करके वो ऐसे ही फेंक दिया करते थे जैसे कोई बॉल उठा रहे हो। तो ये बहुत अतिशयोक्ति है ये उनके बारे में, तो इसीलिए इसे कथानक रूढ़ियों का कोष कहा गया, ठीक है। आदिकाल की रचना की
क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी, मतलब किस किस प्रकार से किस किस प्रकार की रचनाएं आदिकाल में की जाती थी। धार्मिकता, धार्मिक रचनाएं की गई। वीर गाथा, राजाओं की वीर गाथाएं गढ़ी गई। श्रृंगारिकता यानी प्रेम गढ़ा गया, जैसे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम गढ़ा गया। वीर गाथा, उनकी वीर गाथाएं गाई गई। ऐसे ही और राजाओं के जो दरबारी थे उन्होंने और राजाओं की वीर गाथाएं गाई। ठीक है। धार्मिकता, धर्म के बारे में लिखा गया, कौन राजा किस धर्म पर को मान्य था और क्या राष्ट्र धर्म था और उसे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया। यह सब आदिकाल की प्रवृत्तियां थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि। जो हिंदी और इस्लामी, या यूं कह लो भारतीय और इस्लामी दोनों गंगा जमुना तहजीब का प्रयोग जिसने करा वो अमीर खुसरो था। ठीक है, यहाँ ऐसा समझ लेंगे इसे शॉर्ट में। अमीर खुसरो ने दोनों संस्कृति को मिला करके अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाया, अपने लेखन को आगे बढ़ाया। ठीक है। सिद्ध, सिद्ध कितने हुए? सिद्धों की संख्या, सिद्धों की संख्या हुई 84। नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ शब्द है सिद्ध। सिद्धों की संख्या हुई 84 और नाथों की संख्या कितनी हुई? 9। ठीक है। सिद्धों द्वारा जनमत की भाषा में लिखे गए साहित्य को क्या कहा गया? सिद्ध साहित्य कहा गया। आदिकालीन साहित्य के 3 रूप क्या क्या है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। देखो यहाँ साहित्य है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। यहाँ प्रवृत्तियां हैं धार्मिकता, वीरगाथा और श्रृंगारिकता। ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जो चंद्रवरदाई ने शुरू किया और उनके पुत्र जल्लन द्वारा ये पूरा किया गया। ठीक है। आदिकाल की मुक्तक कीर्ति, मुक्तक कीर्ति आप जानते हो जिसे वो मुक्त छंद हो। ठीक है, तो छंद से मुक्त थी ये। खुसरो की पहेलियाँ, सिद्ध नाथों की रचनाएं, जितनी भी सिद्ध और नाथों ने रचनाएं की वो सब मुक्त कीर्ति थी। और विद्यापति जी की पदावली, ये तो आप पढ़ ही लिया, मैथिली में लिखी गई और पदावली के कारण इन्हें मैथिली कोकिल कहा गया। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, इसका समय 1350 से 1650 ईस्वी। ठीक है, 1350 से 1650 ईस्वी। आदिकाल का क्या था? 650 से 1350 ईस्वी। ठीक है, 650 से 1350। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1350 से 1650। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को। इसमें मैक्सिमम अधिकतम चरम सीमा पर पहुंचा हिंदी साहित्य। इसी में रचनाएं हुई, अलग अलग प्रकार की भाषाओं का चयन करके अलग अलग कवियों ने अपनी रचनाएं करी, संतों ने नई भाषाएं गढ़ दी। तो ये सब इसीलिए इसे स्वर्णकाल कहा गया। गिरियर्सन ने भक्ति काल को किसकी देन माना है? ईसाइयत की देन। इन्होंने कहा ईसाई अगर भारत में ना आए होते तो भक्ति काल नहीं आ सकता था। अब ताराचंद जी जो थे वो भारतीय थे, उन्होंने कहा कि ये अरबों की देन है। मतलब जब यहाँ इस्लामी संस्कृति, अरब का आक्रमण हो गया और इस्लामी संस्कृति आई तो उसके कारण ही यहाँ के जो साधु संत थे उन्होंने कहा कि हमें अपने धर्म को बढ़ाने के लिए भक्ति आंदोलन चलाने चाहिए, और उन्होंने छोटे छोटे आंदोलनों के छोटी छोटी कीर्ति के रूप में चलाए। तो इसलिए ताराचंद जी ने जो मानना इसे अरबों की देन मानना और गिरियर्सन ने इसे ईसाइयत की देन मानना। सभी अपने अपने धर्म की बढ़ाई करना सोचे, तो उन्होंने गिरियर्सन ईसाई थे, ईसाई को कह दिया, ताराचंद ने अरबों की कह दिया। भक्ति का आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दक्षिण में अलवार संतों ने की थी। ये अलवार में अलवार संतों ने दक्षिण में की थी। भक्ति काव्य की 2 धारा कौन कौन सी है? निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा वो है जिसमें एक बिंदु परमात्मा को माना जा, मतलब परमात्मा निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। ठीक है, जैसा कबीरदास जी ने माना, जहाँ बैठे वहीं परमात्मा है। और सगुण धारा में क्या है? सगुण धारा में भगवान की एक मूर्ति अपने मन से गढ़ दी गई और उन्हें आकार रूप दे दिया गया। ये सगुण धारा है। सगुण शाखा के 2 भेद हैं, कृष्ण आश्रयी जिसके मुख्य सूरदास थे और राम आश्रयी जिसके मुख्य तुलसीदास थे। ठीक है, इन सूरदास जी ने कृष्ण जी को भगवान मान कर और उनके बचपन से लेकर के मतलब हर चीज उनके बारे में लिखी, तो कृष्ण जी के बारे में ये सगुण शाखा है।
और राम जी के बारे में तुलसीदास जी ने पूरा क्या नाम एक्सप्लेन करा, पूरा तरीके से लिखा अपनी कृति में, अपनी रचनाओं में। उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याति प्रदान की भगवान श्री राम के बारे में। ठीक है, तो सगुण शाखा के दो भेद ये हैं। भक्ति काल की प्रबंधात्मक कीर्ति, कीर्ति से अर्थ रचनाएं हैं। प्रबंधात्मक रचना कौन कौन सी है? पद्मावत और रामचरितमानस। पद्मावत के लेखक थे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, और रामचरितमानस जी के तुलसीदास। पद्मावत में जायसी जी ने जो लिखा वो लिखा सिंगल देश की राजकुमारी रानी पद्मावती के बारे में, और क्या नाम खिलजी के और राणा रतन सिंह जी के युद्ध के बारे में उन्होंने पूरा व्याख्यान किया। और रामचरितमानस जी में भगवान श्री राम के बचपन से शुरू होकर के और रावण के अंत तक, आगे तक ये रामचरितमानस जी इन्होंने लिखी है। इसकी मुक्तक कीर्ति क्या है? गीतावली, कवितावली और कबीर के पद, ये भक्ति काल की मुक्त कीर्ति है। ठीक है, निर्गुण शाखा के दो भेद क्या है? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। या तो ज्ञान बढ़ाओ या प्रेम बढ़ाओ। ठीक है, इसमें ज्ञान बढ़ेगा, इसमें प्रेम बढ़ेगा। इन्होंने इसके ऊपर ही लिखा निर्गुण शाखा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसे कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वाणी का डिटेक्टर किसे कहा? वाणी का डिटेक्टर कबीर जी को कहा। ठीक है, मतलब इनका वाणी पे इतना कंट्रोल था कि ये अपने शब्द गढ़ने में बहुत ही उच्च कोटि के वो थे। ठीक है, तो इसीलिए कबीर जी को वाणी का डिटेक्टर कहा गया। हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि किसे कहा गया? नागमती का विरह वर्णन, पद्मावती का एक अंश है, पद्मावत पूरी रचना है, इसका एक अंश है नागमती का विरह वर्णन, एक चैप्टर कह लो, वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा गया। जायसी के यश का आधार, मतलब जिससे जायसी जी को ख्याति प्राप्त हुई, उनके यश का आधार क्या है? पद्मावत है। ठीक है, जायसी जो थे वो सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत, शुद्धाद्वैत। इनका साधना मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग, सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाओ, इसे ही पुष्टि मार्ग क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में यही कहा गया। ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग श्लोक में भगवान जी ने, श्री कृष्ण जी ने मुक्ति की राह दिखाई, और धर्म के लिए किस प्रकार लड़ना है, कैसे जीना है, वो सब चीज़ इसमें दिखाया गया। ठीक है, किस प्रकार मृत्यु हो तो किस प्रकार की हो, ये सब श्रीमद् भागवत गीता जी में बताया गया। पुष्टि मार्ग के चार कवि, पुष्टि मार्ग के चार कवि थे सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने की थी 1565 ईस्वी में। जो इनके द्वारा दीक्षित कवि थे उन्हें मिलाकर के अष्टछाप की, 8 कवि थे इसमें, अष्टछाप की रचना कर दी थी। और अष्टछाप का जहाज जो कहा गया वो सूरदास जी को कहा गया कि अगर अष्टछाप किसी के बलबूते पर चल रहा, कोई इसमें सबसे ज़्यादा कार्य करने का काम कर रहा तो सूरदास जी कर रहे। निम्बार्क संप्रदाय के कवि, कवि कह लो, स्थापक कह लो, श्री भट्ट हरि व्यास दास जी। राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश। हरिदास संप्रदाय के पहले और अंतिम कवि, ये एकमात्र कवि रहे हरिदास संप्रदाय में, यही इसके संस्थापक, और इन्हीं पे ये जाकर के ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये हरिदास जी थे। जैसे अकबर ने वो दीन इलाही धर्म चलाया था, उसका या तो अकबर मानने वाला था या बीरबल मानने वाला था। ऐसे ही हरिदास संप्रदाय के पहले और अंतिम कवि कौन थे? हरिदास जी थे। चैतन्य संप्रदाय के कवि कौन थे? गदाधर भट्ट। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि, जिन्होंने किसी संप्रदाय में जाना उचित नहीं समझा, वो अकेले रहे, वो थे मीरा और रसखान। और भी लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, मीरा और रसखान मेन है। इन्होंने कि ये किसी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे, इनका मतलब था बस सिर्फ कृष्ण भक्ति से, कि हम तो कृष्ण जी से जुड़े हुए, हमें किसी संप्रदाय से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अधिक कवि किस काव्य धारा के हैं? कृष्ण भक्त के हैं सबसे ज़्यादा। सबसे अधिक कवि यदि किसी के हैं तो वो कृष्ण भक्ति के हैं, कृष्ण जी से जुड़े हुए। ठीक है, संतान पर बरसने वाली ममता को क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस। ये मतलब रस में भी आपको पढ़ाया, वैसे श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आवा, लेकिन ये एक अलग रस का इन्हें वो दे दिया गया, तो ये वात्सल्य रस सूरदास जी के कारण। ठीक है, इन्होंने
जो कृष्ण जी का बाल वर्णन किया उसमें बहुत ही अच्छा किया, अपना प्रेम पूरी तरीके से बरसा दिया। तो वहाँ वात्सल्य रस। नारी मुक्ति के स्वर की एकमात्र काव्य धारा कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में नारी मुक्ति को बहुत ही ज़्यादा मुख्य तौर पर उभारा गया मीरा जी द्वारा। ठीक है। राम भक्ति काव्य धारा के सबसे बड़े कवि तुलसीदास जी, रामचरितमानस जी इन्होंने लिखी थी। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। ठीक है। रीतिकाल की प्रवृत्ति क्या थी, लिखने का क्या हिसाब था, वो था रीति निरूपण और श्रृंगारिकता। ठीक है। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक चल रहा। भारतेंदु युग इसमें मेन है। भारतेंदु युग में 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। और किसके नाम पर इसका नाम पड़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। इनके पिता कौन थे, गिरधर दास जी थे। ठीक है। नवजागरण काल की पहली अनुभूति किसमें मिलती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में मिलती है नवजागरण काल की पहली अनुभूति। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है, ये आप बिल्कुल याद रख लेंगे, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि निम्न में से कौन सा कवि भक्ति काल से नहीं जुड़ा हुआ है या भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ, वो अमीर खुसरो, क्योंकि ये दरबारी थे, ये भक्ति काल से इनका कोई मतलब नहीं था। वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्रबरदाई, जगनीक और मधुकर, इन्होंने वीर गाथा ही करी। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं कौन है, चंद्रबरदाई। ठीक है। पृथ्वीराज रासो लिखी। कबीरदास जी की भाषा क्या थी, सद्धूकड़ी, साधु से जुड़ी हुई, मतलब वो तर्क वितर्क में हर धर्म पे कटाक्ष में ही विश्वास रखते थे, जहाँ जो गलती मिलती थी वो उसे ही करते थे। तो इनकी भाषा क्या थी, सद्धूकड़ी। हिंदी कविता को छंदों से मुक्त कराने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं, कबीरदास जी। निर्गुण भक्ति मैंने आपको बताया जिसमें ईश्वर को निराकार माना गया। ठीक है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता, अपभ्रंश में जिन्होंने कृष्ण जी के बारे में लिखा वो अपभ्रंश में लिखा, तो वो पुष्पदंत थे। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता, मतलब सूफी काव्य जो किसी ने लिखा, सूफी गीत, सूफी दोहे, सूफी रचनाएं जो करी वो मुल्ला दाऊद से शुरू हुई। ठीक है। हिंदी के प्रथम गद्यकार, गद्यकार लल्लूलाल जी। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र जो हिंदी में प्रकाशित हुआ, ध्यान रखना, पहला पत्र यही था, उद्दत मार्तंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन है, उद्दत मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक कौन थे, जयशंकर प्रसाद। इन्होंने ही छायावाद शुरू किया, मतलब प्रकृति का वर्णन, सजीव निर्जीव का वर्णन, मतलब एक हटका गए हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या था, प्रशस्ति परक वीर रस। भूषण की कविता में वीर रस ज्यादा था। ठीक है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, मंगलसूत्र। इसे लिखने के दौरान ही प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई थी, तो यह अधूरा रह गया था मंगलसूत्र। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, ध्यान रखना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला, उर्वशी पर। और ज्ञानपीठ पुरस्कार करंट का भी आप याद रख लेंगे, मैंने पहली वीडियो में भी बताई थी, जिसमें ये हिंदी में प्रथम लिखा गया था, ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास सम्मान, करंट के आप बिल्कुल याद रख लेंगे। ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला, उर्वशी। ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था इन्हें। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन थे, हिंदी साहित्य के इतिहास के, कि हिंदी साहित्य कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे, ये गारसा द तासी। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी थे, अवधी भाषा में लिखी गई। अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी, अष्टछाप का जहाज भी इन्हें कहा गया। हिंदी के आदि कवि, बहुत पहले कवि, आदि कवि स्वयंभू। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं, ये आप याद रखेंगे। गीता में 18 अध्याय हैं, आ जाता है हिंदी में, ये भी क्वेश्चन, हिंदी का ही क्वेश्चन है ये भी। व्यंग्य लेखक के रूप में जाना जाता है, मतलब किसी पर कटाक्ष लिखना, व्यंग्य लिखना, ये हरिशंकर परसाई जी को। क्रांतिकारी कवि के रूप में प्रसिद्ध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी गद्य के जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारतेंदु
हरीशचंद्र को। और हिंदी गद्य के प्रथम लेखक कौन थे? लल्लू लाल जी। ठीक है, इन्हें आधुनिकता के तौर पर लिखा गया। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। कामायनी किस प्रकार की रचना है? कामायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी ने किया, क्योंकि ये एकमात्र इन्होंने रचना लिखी बिहारी सतसई, और उसी से ये विश्व प्रसिद्ध हो गए। इन्हें दूसरी कोई रचना इन्होंने लिखी नहीं, ना इन्हें लिखने की आवश्यकता पड़ी। बिहारी। तोड़ती पत्थर किस प्रकार की रचना है? तोड़ती पत्थर एक पोइट्री है, और ये यथार्थवादी है, मतलब हमारे यथार्थ से जुड़ी हुई है कि वर्तमान में क्या हो रहा है। इसी प्रकार से वह तोड़ती पत्थर मिली मुझे एक बार इलाहाबाद के पथ पर, इस तरीके की इसकी पंक्तियां हैं। ठीक है। उग्र उपनाम से किसे जाना जाता है? पांडे बेचैन शर्मा को। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? राजा जयसिंह के। बिहारी ने किस प्रकार की रचना की? दोहे। दोहे लिखे इन्होंने 700 या 900 के आसपास है शायद बिहारी सतसई में दोहे। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम साहित्यकार कौन से हैं? सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा के लिए। सॉरी भाई, वो रामधारी सिंह दिनकर दूसरे हैं उर्वशी के लिए। पहले को हैं सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा के लिए 1968 में। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला, वो उसमें भी बताया था प्रथम और अंतिम वाले में। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस उपनाम से पुकारा जाता है? संत कवि। जिन्होंने ज्ञान बांटा उन्हें तो संत ही कहें लोग, साधु ही, ये तो संत। अब भ्रंश, इस तरीके से भी से याद रख लें। अब भ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को। चंद्रबरदाई किसके दरबारी थे? पृथ्वीराज चौहान के। रीति काल का एक कवि जो एक ही रचना से विख्यात हो गया, बिहारी सतसई की रचना थी। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी मत कर दियो, अच्छी तरीके से याद रख कर जाना। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के। ये तार सप्तक के संपादक भी थे। ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन कौन रहे? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नारायण दास चतुर्वेदी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम कुछ नाटक मैंने यहाँ लिख दिए। जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। ठीक है। आंसू लहर झरना, तितली, कामायनी, ये सब इनकी रचनाएं। आधुनिक गद्य काल का अन्य नाम क्या है? गद्य काल है। आधुनिक काल का अन्य नाम क्या है? गद्य काल। इसमें गद्य पे ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है। गद्य कहानियां यथार्थ एकांकी ये होती हैं, और पद्य जो है वो कविताएं, दोहे, ये इस तरीके। काव्य जो होता है वो पद्य होता है। ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में किसे कहा गया? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ठीक है। ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कई बार इसका क्रम उल्टा करके पूछ लगा कि बताइए इसका सही क्रम क्या है, सही नाम कौन सा है। और कई बार इसकी वात्स्यायन की, जैसे सांकृत्यायन की पूछ सके, ऐसे ही वात्स्यायन की वर्तनी भी दे देगा। तो इसलिए इसे पूरी तरीके से आप याद रखेंगे। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। जायसी की काव्य धारा है? प्रेमाख्यानक काव्य धारा जायसी जी की। ठीक है। प्रेम के बारे में लिखा। मैथिली कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया? सुमित्रानंदन पंत को। मतलब इन्होंने प्रकृति का जो वर्णन करा ना, वो बिल्कुल जीवंत वर्णन करा, इसीलिए प्रकृति के सुकुमार कवि कहा गया इन्हें, कि इनसे अच्छा कोई वर्णन नहीं कर सकता। सुमित्रानंदन पंत। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को। कथा सम्राट किसे कहा गया? प्रेमचंद जी को। कथा सम्राट प्रेमचंद जी को कहा गया। ठीक है। इनका असली नाम गुलाब राय था। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी का। कामायनी की नायिका का नाम? श्रद्धा। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने हिंदी प्रदीप को चरम पर पहुंचाया। कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी। निराला जी किस प्रकार के कवि थे? क्रांतिकारी। युग और काल? भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक चला, भारतेंदु मंडल इसमें स्थापित हुआ। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक चला।
महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे इनका नाम पड़ा। छायावाद युग 1918 से 1936 तक चला। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये सब छायावादी कवि थे। प्रगतिवादी युग 1936 से 1946 तक। प्रयोगवाद युग 1943 के बाद। ठीक है। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा? जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा कि हिंदी आम बोलचाल की भाषा, हर व्यक्ति हिंदी में बोलना जाना है। अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक कौन थे? शारदाचरण मिश्र थे। हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि किसे कहा गया? पद्मावत का एक अंश को नागमती के वीरांगना। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर क्या था? नव जागरण, कि नया कुछ ऊर्जा का संचार हो, नए तरीके से लोग जागृत हो। किस युग को जागरण सुधार काल कहा गया? द्विवेदी युग को। मैथिली शरण गुप्त के दो प्रधान काव्य साकेत और यशोधरा। ठीक है। साकेत और यशोधरा में नारी प्रधानता दी गई, नारियों के वियोग के बारे में कहा गया। प्रकृति को पहली बार काव्य विषय के रूप में किस युग में मान्यता मिली? द्विवेदी युग में। किस रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त को ख्याति प्राप्त हुई? भारत भारती, और इसी के कारण इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया, भारत भारती। ठीक है। उस वक्त इसने क्रांति में, वो आज़ादी की जो क्रांति थी, स्वतंत्रता संग्राम में, वो लहर ला दी थी भारत भारती ने, कि हर व्यक्ति के अंदर आज़ादी की ऊर्जा का संचार भर गया था। इसी कारण इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया, भारत भारती के कारण। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा उदाहरण क्या है? साकेत, गुप्त जी की साकेत। इन्होंने भी राम जी के चरित्र का, राम उस वक्त की अयोध्या का वर्णन जो करा वो साकेत में करा। ठीक है। छायावाद के कवि चातुष्टय। कवि चातुष्टय का मतलब है चार मिले जुले कवि। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। कवि चातुष्टय की इन्हें संज्ञा दी गई, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, चार लोग। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा, ये इनके पूरे पूरे नाम हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद दूसरा स्थान किसका है? हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद दूसरा स्थान किसका है? छायावादी काव्य का। ठीक है। आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप कर लेंगे और देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से मिलेंगे, और ये भी आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। मैं विलोम शब्द और पर्यायवाची और ये जो भी चैप्टर भी बचे हुए हैं, इन पे एक वीडियो बना दूंगा, छोटी छोटी 9-9, 10-10 मिनट की। उसमें कुछ उदाहरण भी ऐड कर दूंगा और उन्हीं उदाहरणों से आपको समझा दूंगा। याद में आपको अपनी किताब से ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक, मैं कई हज़ार पर्यायवाची हैं, मैं टाइप नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। इम्पोर्टेंट भी निकाल लूँगा तब भी मैं सैकड़ों में निकलेंगे, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ पहचान बता सकता हूँ, किस प्रकार आप ऑप्शन को काट कर पहचान कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं, कोशिश करूँगा शाम को, नहीं तो कल तो पक्का ही मिलेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई, और डेट तो पहले ही आ गई थी, मतलब एग्ज़ाम सिटी पता चल गई। उम्मीद है आप और अच्छे से माइंड को, जो आपका मस्तिष्क है वो संतुलन में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादातर सभी के होम सेंटर होंगे, तो इसलिए और अच्छे से तैयारी करें। आपको एग्ज़ाम से एक रात पहले का समय भी आपका ही है। अब कहीं दूसरे शहर में जाएगा, आपको सोना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, अपने घर सो, सुबह ही पेपर देने के लिए निकल जाओ। भागा दौड़ी बिल्कुल मत करिएगा, किसी दुर्घटना का शिकार आपको बिल्कुल नहीं होना। आराम से, समय से, उचित समय से निकलें, पेपर देने के लिए जाए, ये आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। सभी को शुभकामनाएं।